लास्ट वीडियो में हमने समझा कि अलग अलग सिचुएशंस में रिस्क की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है और जो टोटल रिस्क होता है उसको हम सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क में किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में एक इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न्स हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। रिटर्न्स कितनी तरह के होते हैं उसके बारे में हम समझ चुके हैं। रिस्क रिटर्न्स पर जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसी में समझ चुके हैं। ये उसी सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है। तो इसमें हम समझेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में हम रिटर्न्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सो दैट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ हम लाइव मार्केट के जो डेटा हैं उनको लेंगे और उनकी हेल्प से एक्सेल में हम कैलकुलेशन करने वाले हैं रिस्क और रिटर्न्स की। तो उस पर्पज़ से ये पहले समझना ज़रूरी है कि हम रिटर्न्स की कैलकुलेशन करें कैसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अलग अलग तरह के रिटर्न्स हैं उनकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं एनुअल रिटर्न्स ऑफ ए शेयर, कि एक शेयर्स का अगर एनुअल रिटर्न मंथली निकाल लीजिए, पर वो रिटर्न निकाले कैसे जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको सिंपल करने के लिए मैंने दो सिचुएशन में बांट दिया है इसको। एक वो जिसमें डिविडेंड नहीं है, बाद में इसको डिविडेंड समेत मिलेंगे। तो अगर डिविडेंड नहीं है तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस वो आप बेसिक चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब आप यहाँ जैसे इस एग्जाम्पल को देख पा रहे हैं कि ईयर्स आपको दे रखे हैं 2011 से लेकर और ये 18 तक के 8 वर्षों के आपको शेयर प्राइजेस दे रखे हैं। आप देख पा रहे हैं 150 जो शेयर प्राइस था 2011 में, और 225 रुपये शेयर प्राइस हो गया है 2018 में। ठीक है, तो अब हमें एनुअल रिटर्न्स कैसे निकालना है इसके लिए ध्यान रखिएगा। हम क्या करेंगे, देखिए 2011 का तो हमारे पास हम इस कंपेयर नहीं कर सकते कि 2010 में कितना था तो 2011 में कितने का रिटर्न हुआ। 2011 में तो एक तरह से हमने शेयर परचेज किया है। ठीक है, तो 2011 का कोई रिटर्न्स हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते अनलेस हमारे पास 2010 का प्राइस ना हो। लेकिन 2012 में कैसे निकालेंगे, देखिए 2012 में प्राइस हो गया है 160 का, और 2011 में यानी कि इससे एक साल पहले कितना था, एक साल पहले ये 150 रुपये था। तो कितना प्राइस बढ़ा, 160 माइनस 150, और डिवाइड करना है इसको जो प्रीवियस प्राइस था 150 से। ठीक है, तो इस तरह से ये रिटर्न्स आ गया 6.67%। अब आप इसी चीज़ को कैच करिए, नेक्स्ट ईयर का रिटर्न कैसे निकलेगा। नेक्स्ट ईयर प्राइस देखो 170 हो गया, यानी कि जिस वर्ष का आपको रिटर्न निकालना हो उस वर्ष के प्राइस में से पिछले वर्ष का प्राइस लेस कर दो। ईयरली नहीं निकाल रहे हो, मंथ निकाल रहे हो, तो जिस मंथ का आप निकालना चाह रहे हो उस मंथ के एंड प्राइस में से पिछले मंथ का एंड प्राइस। ठीक है, ये प्राइस कौन से हैं, ये है एंड प्राइस, कि उस वर्ष के अंत में प्राइस कितना था। इसी तरह के डेली रिटर्न्स भी हम निकालेंगे। हम जो बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में हमें जो कैलकुलेशन करनी है हम वो डे डेटा पर ही करेंगे, तो वहाँ डे डेटा पर जो पर डे रिटर्न जो हम निकालते हैं वो भी इसी ढंग से निकलेंगे। ठीक है, वो किस तरह से निकलेंगे, मान लो जैसे ये मंडे होता है, ये होता है ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे के प्राइस में से मंडे का प्राइस लेस करके और डिवाइड कर देंगे जो मंडे का प्राइस था। ऐसे ही वेंसडे का रिटर्न्स कैसे निकलेगा, वेंसडे के जो एंड प्राइस में ट्यूसडे का एंड प्राइस हम लेस कर देंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीवियस यानी कि ट्यूसडे के एंड प्राइस से। और इसी पैटर्न पर हम कोई भी रिटर्न निकाल सकते हैं, चाहे वो हम आवरली भी रिटर्न निकाल सकते हैं, वीकली, मंथली, जिस भी तरह का आप चाहें, लेकिन तरीका यही रहेगा। तरीका क्या रहेगा उसका, उसका मेथड ये रहेगा कि करंट पीरियड प्राइस, जो भी आपका ईयर की वजह मैं पीरियड बोल रहा हूँ, ईयर, मंथ, वीक, जो भी आपको निकालना हो, तो जिसका जो प्राइस आप निकाल रहे हो वो प्राइस माइनस इससे पहले वाला उसी पीरियड का प्राइस कितना था। ठीक है, उस पीरियड से पहले वाले, जैसे मान लो वीक है तो वीक का पहले वाले वीक का, मंथ है तो पहले वाले मंथ का, ईयर है तो इससे पहले वाले मंथ ईयर का। ठीक है, और इसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर एंड प्राइस से और मल्टीप्लाई कर दिया 100। ठीक है, तो आप वही कैलकुलेशन देख पा रहे हैं यहाँ। जैसे 2014 की मैं बात करूँ तो 2014 में प्राइस कितना हो गया 180, इससे पहले कितना था 170। तो 180 माइनस 170 डिवाइड बाई 170 मल्टीप्लाई 100, तो 5.88%।
2015 का निकालना है तो 175 प्राइस हो गया, कम हो गया, -180 डिवाइड बाय 180 पिछला वाला मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो माइनस के 2.78% आ गया। 2016 का लेना है तो 200 माइनस 175, 200 माइनस 175 डिवाइड बाई 175 इंटू 100। तो इस पैटर्न से हम निकालेंगे, ठीक है। और वहाँ हम एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक बार फॉर्मूला लगाया और ये अलग अलग हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली निकल आएगा, उसको हम वहाँ समझेंगे। लेकिन उसके लिए पहले जो बेसिक फंडामेंटल जिस पर ये बेस्ड है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर निचोड़ रूप में एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो करंट ईयर का जो एंड प्राइस एंड रिटर्न है वो प्रीवियस ईयर का जो अंतिम प्राइस था वो उसमें से घटा दो, डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का अंतिम प्राइस मल्टीप्लाई 100। और अगर आपको मंथ लेना हो तो ईयर की जगह मंथ कर देना, वीक लेना है तो वीक कर देना, आवर लेना है तो आवर ले लेना, ठीक है। और डेज लेना है तो डेज, इसी पैटर्न पर निकलेगा। लेकिन अब अगर डिविडेंड भी दे रखे हो तब क्या करेंगे? देखिए, डिविडेंड देना है तो सिर्फ एक चीज़ हो जाएगी कि जो फॉर्मूला यहाँ तक था वो सेम रहेगा, इसमें करंट ईयर का डिविडेंड और ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि 2011 में 150 रुपये ईयर एंड प्राइस था, डिविडेंड 2 रुपये था। लेकिन 2011 का तो मैंने बताया हम कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि 2010 हमारे पास होता तब हम देख सकते थे। 2012 का अगर मुझे निकालना है तो देखिए कैसे करेंगे। 160 रुपये इसका प्राइस है, इससे पहले वाला प्राइस 150, तो यहाँ तक तो हमने वही किया, 160 माइनस 150 प्लस करंट ईयर का डिविडेंड 3 रुपये है वो और इसमें ऐड कर दिया, डिवाइड जो पिछले साल हमने ख़रीदा कितने का था, एक तरह से इसको 150 रुपये का, तो 150 से डिवाइड कर दिया, तो 8.67% आ गया। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहेगा 2013 में। आप देखिए 170 इसका प्राइस है, 170 माइनस 160, ठीक है। और प्लस करंट ईयर का जो डिविडेंड है 5 डिवाइड बाय 160, तो 9.375, बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पर चलेगा। यहाँ देखिए अगर कम होता है तब भी, यहाँ से देखिए 190 था और 180 हो गया 2016 में, तो इसका रिटर्न 180 माइनस 190 प्लस जो इस वर्ष डिविडेंड मिला वो, तो इस डिविडेंड ने इसका जो लॉस 180 माइनस 190 10 रुपये का लॉस था उसको 2 रुपये कम कर दिया, यानी कि 8 रुपये लॉस रह गया। 8 को 190 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो माइनस के 4.21% नेगेटिव रिटर्न आ गया। एंड सो ऑन, इस तरह से आप कितने भी वर्षों का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने 2011 से 2019 तक का जैसे लिया हुआ है, तो इन 9 वर्षों के रिटर्न्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 2019 का भी रिटर्न्स आप देख पा रहे हैं नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि 280 से हो गया 260, ठीक है। तो 260 माइनस 280, ठीक है। और प्लस इस वर्ष जो डिविडेंड मिला वो 1 नहीं मिलता तो हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 20 रुपये का लॉस था, लेकिन 1 रुपये डिविडेंड मिलने से वो कम हो गया, तो 19 डिवाइड बाई 280 जो पिछला वाला प्राइस था, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100, तो माइनस के 6.786% रिटर्न ये आ गया। इस तरह से हमने ईयरली रिटर्न्स हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ईयरली रिटर्न भी ऐसे निकलते हैं, मंथली भी, वीकली चाहिए तो यहाँ वीकली ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर ये सारे रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न। हम इसको समझ भी चुके हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है कि जितने टाइम आपने उस शेयर को रखा उस टाइम का कुल मिलाकर रिटर्न कितना मिला। ये तो हमने जो रिटर्न निकाले पीछे तो हर साल के रिटर्न थे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भैया इसी वाले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि भाई मैंने ये शेयर ख़रीदा है 2011 में 150 रुपये का, और इसको रखा है कब तक? 2019 तक रखा है, और 2019 में जाकर मैंने उसको बेचा है, कितने रुपए का बेचा है? 260 रुपये का बेचा है, ठीक है। तो 150 का ख़रीद के 260 का बेचा, 110 रुपये, तो ये बेनिफिट हो रहा है। प्लस इन 9 वर्षों में जो मुझे टोटल डिविडेंड मिला होगा, ठीक है, वो सारा डिविडेंड मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो ये जो कुल मिलाकर रिटर्न होगा इसे कहेंगे HPR, यानी कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स हम किस तरह से निकालेंगे कि जो होल्डिंग पीरियड का जो एंड प्राइस है, जैसे कि यहाँ है 260 माइनस इनिशियल प्राइस शुरू में जो था, जैसे कि 150 का ख़रीदा था हमने, प्लस टोटल डिविडेंड इन होल्डिंग पीरियड, जब तक आपने उसको रखा उस दौरान आपको कितना डिविडेंड मिला,
तो मैंने इन सारे डिविडेंड को जोड़ दिया, 2, 3, 5, 4, 3, ये सारे डिविडेंड्स का टोटल मैंने कर दिया। ये टोटल डिविडेंड मुझे मिले 23 रुपये और 110 रुपये कैपिटल गेन है। तो 110 + 23 और ख़रीदा था 150 में, तो यानी कि 88.67% ये कुल मिलाकर इन 9 वर्षों में मुझे रिटर्न मिला है। ये टोटल रिटर्न है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब है कि उस होल्डिंग पीरियड का कुल रिटर्न जो होता है उसे होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। थियोरेटिकली कंसेप्ट में हम फर्स्ट वीडियो में इसको समझ भी चुके थे, ठीक है। एक बार अब ये प्रैक्टिकली आप इसको समझ लेंगे तो आई थिंक ये और अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा और उससे फर्दर जो कैलकुलेशंस हमें जो आगे करनी है उसमें आपको सुविधा रहेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने समझा था कि एवरेज रिटर्न्स क्या होता है। तो एवरेज रिटर्न्स आपको पता है कि आप जैसे भी अलग अलग वर्षों के अलग अलग रिटर्न्स मैंने निकाले, पिछले वाले इसी एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, तो इसमें हर वर्षों के देखो आप रिटर्न अलग अलग आ रहे हैं। 2012 का 8.67, फिर 9.375, फिर 8.235, इस तरह से अलग अलग रिटर्न्स आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव हैं कहीं नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं एवरेज करूं तो वो कहलाएगा एवरेज रिटर्न। लेकिन ये एवरेज दो तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होती है सिंपल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखी जाती। ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है जब हम एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं, एवरेज रिटर्न्स की। लेकिन अगर सिंपल अर्थमेटिक रिटर्न्स भी आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहले वर्ष का रिटर्न 8.67% आ रहा था, उसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। दूसरे वर्ष का 9.375, फिर 8.235, 7.22, फिर ये अगले वर्ष नेगेटिव आ रहा था, फिर 12.22, 40.5 और माइनस के 6.786, अंतिम वर्ष में फिर से नेगेटिव था, ठीक है। 9 वर्षों के डेटा थे, उसमें से एक वर्ष का तो रिटर्न हम फाइंड आउट कर ही नहीं पा रहे थे, तो अगले 8 वर्षों का रिटर्न था ये। तो इसको जितने वर्ष हमें जिसका एवरेज निकालना है उन सब वर्षों के रिटर्न्स का टोटल करके और जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो उससे जो रिटर्न्स एवरेज रिटर्न्स कैलकुलेट होकर आएगा, ठीक है, वो आपका अर्थमेटिक एवरेज बेस्ड जो है एवरेज रिटर्न कहलाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 9.403%, ये आपका एवरेज रिटर्न्स कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यही रिटर्न्स आपको ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर निकालना हो तो कैसे निकालें, तो इसको भी हमने समझा था वहाँ, आज अब इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो इसके लिए क्या करो, पहले वर्ष का रिटर्न जो है R1, एक तो आप ये करो कि जैसे मान लो रिटर्न है आपका मान लो 8%, तो हम इसको 8% के बजाय लिखेंगे 8/100, और 8/100 का मतलब है 0.08। तो सभी रिटर्न्स को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 की फॉर्म में, कि 1 में से, ठीक है। तो पहले वर्ष का रिटर्न 1 + R1 कर दिया, R1 है पहले वर्ष का रिटर्न। दूसरे वर्ष का रिटर्न 1 + R2, 1 + R3, 1 + Rn, ऐसे ये आपके रिटर्न है 8.67। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8.67 / 100 यानी कि 0.0867 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन सभी वर्षों के रिटर्न्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 में जोड़कर, ठीक है। 1 + R1, 1 + R2, इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस वर्ष रिटर्न नेगेटिव होगा वो 1 प्लस की जगह 1 माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 4.21 है, तो 1 - 0.0421 हो जाएगा वहाँ उस वर्ष का, ठीक है। इस तरह से आप ये रिटर्न्स सारे मल्टीप्लाई करोगे और इसको फिर जितने वर्ष हैं, जैसे यहाँ 8 वर्ष है, उसकी रेज़ टू पावर बाय 1/8 कर देंगे, ठीक है ना। nth रूट हो जाएगा मतलब उसका, ठीक है, 1/nth रूट। और -1 करना मत भूलिएगा, कई बार ये गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता, तो -1 इसमें और होगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ हमारे ये अलग अलग वर्षों के रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए ही हुए हैं पहले से, मैं उसी के बेस पर ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाह रहा हूँ इसका। तो पहले वर्ष का रिटर्न देखो 8.67, तो मैंने कर दिया 1 + 0.0867 यानी कि 1.0867। ऐसे ही 1.09375, 1.08235, 1.0722, ठीक है। अगले वर्ष का नेगेटिव है तो 1 - 0.0421। अगले वर्ष का फिर पॉजिटिव है तो 1.1222। फिर अगले वर्ष का पॉजिटिव है 1.405 और अगले वर्ष का नेगेटिव है तो 1 - 0.06786। और ये 8 वर्ष हो गए, तो रेज़ टू पावर बाय 1/8 - 1।
अब क्या किया है मैंने कि जो पॉजिटिव वाले थे इनको तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है इन सब को, और जो नेगेटिव वाले थे 1 माइनस 0.0421 ये वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी है। 1 माइनस 06786 ये वैल्यू भी मैंने इस तरह से कैलकुलेट करके लिखी है। अब मैं एक बार अगले स्टेप में इनको फिर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आई 1.9417, ये इन सब का प्रोडक्ट आ गया, पावर 1/8 माइनस 1। अब पहले मुझे इसको सोल्व करना है, ठीक है। 1.9417 की पावर 1/8, ठीक है। अब 1/2 यानी कि अंडर रूट तक का काम तो कैलकुलेटर से चल जाएगा, बाकी के लिए तो आपको पता है लॉग लेना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया है, कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इस वैल्यू को हमने x के बराबर मान लिया है, ठीक है। दिस वैल्यू 1.9417 रेज़ टू पावर बाय 8, इसको पहले अलग से सोल्व करने के लिए लेट x इक्वल टू 1.9417 हो गया जी, ठीक है। अब लॉग लीजिए, ठीक है। लॉग टेबल से लॉग लेना आपने जूनियर क्लासेस में काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो लॉग लेने के लिए आपको पता है जो पावर होती है 1/8 हो जाती है इससे मल्टीप्लाई, तो 1/8 लॉग 1.9417, और फिर लॉग टेबल से आप वैल्यू लेंगे तो देखो यहाँ पॉइंट जो दशमलव है उसके बेस पर हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, यानी कि हमें ना डेसिमल को आगे करना है ना पीछे करना। मान लो ये होता 19.417, ठीक है। तो ये डेसिमल एक डिजिट हमें आगे शिफ्ट करना पड़ता, तो हम करते 1.19 की वैल्यू 4 पर देखते 1 का डिफरेंस, ठीक है। और अगर ये मान लो इस रूप में होता 0.19417, तो ये डेसिमल मुझे एक डेसिमल पीछे करना पड़ता, तो पीछे करने का मतलब नेगेटिव वैल्यू आती, तो 1 माइनस, ठीक है, यानी कि 1 बार, फिर आगे 19 का 4 पर 1 का डिफरेंस। अब ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि डेसिमल मुझे इधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं करैक्टरिस्टिक, करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक हो जाएगी 0, क्योंकि मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना ही नहीं पड़ रहा। एंड दिस वन इज कॉल्ड मैंटिसा, और मैंटिसा कहाँ से आता है, लॉग टेबल से। लॉग टेबल में मैंने क्या किया है, लॉग टेबल में हमने लिया है, अब एक बार जब ये आप करैक्टरिस्टिक्स लगा देते हो उसके बाद ये पॉइंट मीनिंगलेस हो जाता है। अब हमारे लिए हम इसको 19 बोलेंगे। अब 19 की वैल्यू लॉग टेबल में जो होगी, ठीक है ना, तो 9 जहाँ 1 2 3 4 लिखा आ रहा होगा, तो 19 की वैल्यू जो 4 वाले कॉलम में आप देखेंगे, ठीक है। और आगे जो डिफरेंस टेबल में 2 का डिफरेंस इसमें जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आती है 0 पॉइंट, वैल्यू आती है 2882। 0 पॉइंट तो 0 तुमने पहले ही लगा ही लिया है, तो ये वैल्यू आ गई लॉग से 0.2882, और इसको 8 से हमें डिवाइड करना है तो 0.0360, ये लॉग फॉर्म में आ गई। अब इसे एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग आपको पता है किसका लिया जाता है, हमेशा मैंटिसा का। तो हम एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, 0.03 या 0.03 बोल लीजिए, 0.03 का 6 पर वैल्यू देखेंगे, 0 डिफरेंस तो यानी कि देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैल्यू जब आप देखें 0.03 का 6 पर, तो वैल्यू आएगी 0.1086। फिर इसका करैक्टरिस्टिक का रोल आ जाता है। करैक्टरिस्टिक में हम 1 जोड़ते हैं, तो 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया। तो जितने वैल्यू ये आती है 1 जोड़ने के बाद, उतने स्थान के बाद हम दशमलव लगाते हैं। तो भैया 1 आया तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, 1 डिजिट के बाद, तो वैल्यू आ गई 1.086, ठीक है। एंटीलॉग लिया 0.0360 का, तो ये आया 1.086, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं इसमें एंटीलॉग टेबल जो है उसकी फ़ोटो नहीं डाल पाया, अदरवाइज़ मैं आपको इसमें करके भी बताता जस्ट, पर आप इसको करेंगे इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो यहाँ ये गलती ना हो जाए कि कहीं आप इसी को आंसर कर दें, ये जस्ट x की वैल्यू आई है, ठीक है। x हमने क्या रखा था, आप देखो आपकी इस इक्वेशन में यहाँ से हम चले थे, हमने इसको x रखा था, अब इसमें से 1 लेस करना बाकी है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1.086, तो -1 करोगे तो 0.086 आ जाएगा,
ठीक है। ये 0.086 वैल्यू आ गई ज्योमेट्रिक मीन की, ठीक है, यानी कि हमारा रिटर्न्स आ गया ये, ठीक है। और एवरेज रिटर्न्स जो है परसेंटेज फॉर्म में निकालना हो तो इस पॉइंट, इसको जो 0.86 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8.6% जो है आपका एवरेज रिटर्न्स आ जाएगा बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन। तो आप देखो इतना इसमें फ़र्क हो जाता है। अर्थमेटिक मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज़ का फ़र्क पड़ जाता है। वो एक साल 40% रिटर्न दिया, उसकी वजह से 9.403 आ गया, ठीक है। जबकि अगर आप ज्योमेट्रिक मीन के बेस पर निकालोगे तो यही रिटर्न इफ़ेक्टिवली जो है 8.6% पड़ता है। तो इसलिए जो है तवज्जो दी जाती है किसको, ज्योमेट्रिक मीन को, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के बजाय ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और उसका एक और कारण आपको इस अगले एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है कि ज्योमेट्रिक मीन की इम्पोर्टेंस क्या है। पढ़िए इसको कि कोई है मिस्टर वाई इन्वेस्टर, उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में और 3 सालों तक उसको 25% एनुअल रिटर्न मिला और चौथे वर्ष 75% का उसको लॉस हुआ। और जो है इसके बाद फिर उसने अगले 4 वर्षों तक 25% कमाए। तो कैन वी से दैट मिस्टर वाई अर्न 100% रिटर्न इन 8 ईयर्स, दैट इज़ 12.5% पर एनम। यानी कि भाई उसने पहले 3 साल 25% कमाया, 25 गुना 3, अगले साल 75% कम हो गया, ठीक है, और फिर अगले 4 सालों तक 25 गुना 4 100% हो गया, ठीक है। तो क्या उसने इतना रिटर्न एक्चुअल में कमाया? देखने में तो यही लग रहा है, अर्थमेटिक मीन तो यही कह रहा है। उसकी आप एवरेज निकालोगे तो 12.5% पर एनम आएगा, ठीक है। देखिए आप अगर इसको देखेंगे, अर्थमेटिक मीन में आपको पहले ही दिखा देता हूँ। तो अर्थमेटिक मीन के हिसाब से देखोगे 25 25 25 3 साल का, 25 25 25 25 ये लास्ट के 4 साल का, और 75% जो चौथा वर्ष जिस वर्ष लॉस हुआ था उसका, और डिवाइड बाई 8 करो तो 12.5% ही आ रहा है। अर्थमेटिक मीन तो यही बता रहा है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन से आप निकालेंगे तो तस्वीर एकदम बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या है, आप देखो यहाँ गौर से देखो कि पहले वर्ष, ये टेबल आपको समझाएगी कि आपने ये आज जीरो पीरियड का मतलब आज आपने 100 रुपये लगाए, एक साल बाद इस पर 25% कमाए तो 125 हो गया, अगले साल इस पर 25% कमाए तो 125 में 25% जोड़ा 156 वैल्यू हो गई, फिर 156.25 में फिर 25% अर्न किया तो 195.31 होगी, और अगले वर्ष फिर 75% लॉस होगी वैल्यू, तो 195.31 का 75% कम होकर वैल्यू रहेगी सिर्फ आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 48.83। इस चीज़ को जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो कंसिडर नहीं कर पाता, यही प्रॉब्लम आती है। और फिर इसके बाद अब अगले वर्ष 25% मिलेगा, वो इस 48.8, देखो 75% जो घटा वो तो इतने बड़े अमाउंट में से गिरा, और अब जो बढ़ रहा है 25% वो केवल 48 का 25% बढ़ेगा तो 61.04%, और फिर इसके बाद 25% तो 70। तो आप देखो 8वें वर्ष में 25% बढ़ाकर केवल 119 के 119 रुपये हुए, कितना कम रिटर्न आया है। देखने में हमें एवरेज रिटर्न के बेस पर लग रहा था कि हाँ जी काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन की इम्पोर्टेंस है, और आप ज्योमेट्रिक मीन से इसको निकालोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉग वैल्यू का काम तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बाकी इतना मैंने आपकी सुविधा के लिए इसमें किया हुआ है। 1 प्लस 25% है ना, 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25, ये 3 वर्षों का। चौथे वर्ष 75% कम हो गया तो 1 माइनस जो R4 किया है तो 1 माइनस 0.75, फिर इसके बाद फिर 25% है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1.25 1.25 1.25 7 बार तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.25 से, 1 माइनस 0.75 यानी कि 0.25, ये वैल्यू आएगी 1.192 रेज़ टू पावर बाई 8, और -1 करना मत भूल जाना, इसमें गलती यही होती है, ठीक है। अब आप इसको 1/8 log 1.192 करेंगे, फिर 1.192 की आप log वैल्यू लेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आप खुद करके देखना, ठीक है। 2.22% आपका रिटर्न आएगा। जो मुझे लग रहा था 12.5% वो एक्चुअल में 2.22% है। सो द एवरेज रिटर्न इज़ ओनली 2.22%, नॉट 12.5%। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कई बार हमें भ्रमित कर देता है, और एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी गो फॉर
वी प्रेफर फॉर ज्योमेट्रिक मीन इंस्टेड ऑफ अर्थमेटिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड जो एवरेज रिटर्न्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो अपने अर्थमेटिक मीन बेस्ड जो एवरेज रिटर्न है उनके ऊपर। इसके बाद अगला कंसेप्ट ये भी हमने समझा था वहाँ फर्स्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसकी प्रैक्टिस एक बार और करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये है इफ़ेक्टिव एनुअलाइज्ड रिटर्न। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मान लो बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। तो वहाँ जो आपका जो कह लीजिए रिटर्न्स है वो एक साथ, जैसे आज आपने बॉन्ड्स ख़रीदा 40 का और कह दिया कि 10 साल बाद आपको भाई इसके जो है 100 रुपये मिलेंगे, तो वो रिटर्न्स एक साथ इकट्ठा मिलेगा। 10 साल में 60 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन उसको एनुअलाइज करें तो एनुअल रिटर्न कितना हुआ। तो इसका मतलब होता है इफ़ेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न का मतलब कि जो टोटल रिटर्न मिला है आपके होल्डिंग पीरियड में उसको मैं पर एनम रिटर्न में तोड़ूँ तो हर वर्ष का बराबर बराबर रिटर्न कितना आया। सो इट इज़ इक्वलेंट पर एनम रिटर्न, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स की सिचुएशन में ही हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बॉन्ड्स हो या कोई शेयर्स हो जो आपने बहुत लंबे टाइम तक होल्ड किया हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इफ़ेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न की तरफ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी ये टेक्निक यूज़ हो सकती है। तो इसको निकालते कैसे हैं, ये हमने लास्ट में फॉर्मूला समझा था 1 + RN, ठीक है। RN का मतलब है जो रिटर्न मिला आपको ड्यूरिंग, N का मतलब है आपका होल्डिंग पीरियड, N मतलब होल्डिंग पीरियड, जितने टाइम आपने रखा, जितने टाइम आपको उसे रखना है, मैच्योरिटी पीरियड। तो 1 + RN रेज़ टू पावर बाई 1/n और -n, ठीक है। और ये RN है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। और ये कैसे निकलेगा कि जब आपने मान लीजिए 10 साल रखने के बाद वो 150 का बेचा और ख़रीदा था 80 का, तो जितने में ख़रीदा, ठीक है, जितने में बेचा, तो 180 में से 150 में से 80 आपने लेस कर देना है और डिवाइड बाय ख़रीदा कितने का था, 80 का। ये आपका पूरा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कहलाता है। और इसको फिर हम एनुअली कितना होगा उसमें हम एनुअलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से करते हैं इसको। ये एग्जाम्पल आप देखिए कि एक इन्वेस्टर है, वो एक जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करने वाला है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है वो बॉन्ड जिस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ज़्यादातर आप देखिए सभी डिबेंचर पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जीरो कूपन, इनके साथ कोई कूपन रेट नहीं होती। तो आप पूछेंगे इसमें रिटर्न क्या मिलता है, इसमें रिटर्न ये मिलता है कि डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। मान लो 100 रुपये का बॉन्ड्स है और आपसे कहते हैं कि लो भाई इसको 70 रुपये में ख़रीद लो और हम 5 साल के बाद 100 रुपये दे देंगे। तो अब अपने आप ही जो 70 का ख़रीद के 100 का जो 100 रुपये वापस मिलेंगे वो 30 रुपये आपके लिए अपने आप ही रिटर्न का काम करेगा। तो इस बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। अब ये 3 तरह की सिचुएशन है। 6 मंथ का जीरो कूपन बॉन्ड ले लो, वो 97 में मिल जाएगा। 1 साल का जीरो कूपन बॉन्ड ले लो, वो 93 में मिल जाएगा आज। और या फिर 4 साल वाला जीरो कूपन बॉन्ड ले लो, वो आज 88 रुपये में मिल जाएगा। तो आप बताओ कि इन्वेस्टर को कौन सा लेना चाहिए। अब देखो यहीं पर ही हमें इफ़ेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये 6 मंथ वाला है, ये 1 साल वाला है, ये 4 साल वाला, तो इनके रिटर्न्स को कंपैरिजन कैसे करूँ मैं। तो कंपेरेबल बनाने के लिए मैं सबका एनुअलाइज रिटर्न निकालूंगा कि सभी एक एक साल की अवधि होती है तो उसमें कितना रिटर्न दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले सभी का हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। ये आपके लिए लाइन लिखी हुई है, रिटर्न्स फ्रॉम जीरो कूपन बॉन्ड इज़ द डिफरेंस, जो मैं बता चुका हूँ, डिफरेंस बिटवीन रिडम्पशन प्राइस एंड इशू प्राइस। जितने में मतलब आपको रुपया वापस मिलेगा, रिडम्पशन होगा वो, और जितने में आपने ख़रीदा, आपको इशू किया हुआ है, वो डिफरेंस ही इसका रिटर्न्स कहलाता है। इट डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट। तो हमने पहले निकालना है इनका होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR। तो 6 मंथ बॉन्ड का होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, देखो 100 का बेचोगे, 97 का खरीदा, 100 - 97 डिवाइड बाई 97, तो 0.0309, तो 3.09% हो गया, ठीक है। 1 ईयर वाले का 100 रुपये मिलेंगे, ख़रीदा 93 में, डिवाइड बाई 93, 7.53% आ जाएगा। और 4 साल वाले का 100 और ख़रीदा कितने में, 88 में, डिवाइड बाई 88, तो 0.1364 यानी कि 13.64% आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो देखने में तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई इसमें रिटर्न 7.53% है, इसमें 13.64% है, इसमें 3.09% है, लेकिन ये
एक अवधि के नहीं है। और अगर इनको आप सिंपल एवरेज में आप करते हो कि भाई इसको 1 साल का निकालने के लिए दुगना कर देते हो, इसको 1 साल का निकालने के लिए इस वाले को आप 4 से डिवाइड कर देते हो, तो अर्थमेटिक एवरेज बेस्ड आएगा और वो फिर से कन्फ्यूजिंग होगा, जो हम पिछले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। इसलिए उस रूप में यूज़ नहीं करते, हम ज्योमेट्रिक मीन बेस्ड ही एवरेज निकालते हैं। एक्चुअल में ये वही फॉर्मूला है अगर आप गौर से देखेंगे तो। अब हम इसका इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न कैसे निकालेंगे? टू मेक देम कंपेरेबल वी हैव टू कंप्यूट इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है, तो अब आप देखो HPR आपने निकाला, सॉरी HPR गलत लिखा हुआ, इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है, HPR तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है। ठीक है, ये जो है, हाँ यहाँ तो मैंने ठीक है लिखा है, EAR लिखा हुआ है यहाँ। मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं मैं यहाँ पर भी रखना भूल गया हूँ। EAR इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न, नीचे मिसप्रिंट हो रहा है, मिसप्रिंट क्या गलत लिखा गया है मतलब मुझसे, तो HPR नहीं, ये है होल्डिंग पीरियड, सॉरी इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है, EAR है ये। ठीक है, 1 + RN रेज़ टू पावर बाई 1/n - 1। तो 6 मंथ वाले का आप करोगे तो अब यहाँ देखो 1 + RN है 0.0309। अब n क्या है यहाँ? ठीक है, n है 0.5 ईयर्स, क्योंकि 6 महीने का मतलब हो गया आधा साल। तो 1/0.5 कर किया हमने, -1 करना मत भूलना इसको। 1/0.5 का मतलब हो गया 2। ठीक है ना, 1 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा ये 2, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया और 1 लेस कर दिया हमने, तो ये तो सिंपली कैलकुलेटर से ही हो जाएगा 6.275%। अगला वाला जो है 1.0753 रेज़ टू पावर बाई 1/1, क्योंकि n = 1 है, तो ये भी सिंपली हो गया। तो यह है 0.0753 यानी कि 7.53%। ठीक है, और अगला वाला जो है वो है 1 + 0.1364 रेज़ टू पावर बाई 1/4 - 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको या तो लॉग से निकालो या फिर आप ऐसा करोगे, जैसे 4 है तो एक बार अंडर रूट निकालो, फिर एक बार फिर से अंडर रूट कर दो, 2 बार अंडर रूट वैल्यू निकालोगे तब भी वही आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप लॉग से करें इसको। तो 1/4 log 1.1364 ये वैल्यू लेकर इसकी लॉग वैल्यू लें, 4 से डिवाइड करें, फिर उसका एंटी लॉग लें। ठीक है, और जो वैल्यू आए उसमें से फिर 1 लेस करें, तो एंटी लॉग वैल्यू आएगी इतनी। जब आप करेंगे तो उसमें से 1 लेस होगा, तो 0.0325 यानी कि 3.25%। अब पूछा था कि आप एडवाइज़ कीजिए कि कौन सा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप देखिए सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिल रहा है। 1 ईयर बॉन्ड में 7.53% का है इफेक्टिव एनुअलाइज रिटर्न, जबकि 4 ईयर बॉन्ड्स में केवल 3.25% है। इसलिए जो 1 ईयर बॉन्ड वाला जो है उसको हम रेकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसमें आते हैं वो हैं एबनॉर्मल रिटर्न और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। दोनों को हम समझ भी चुके हैं। एबनॉर्मल रिटर्न क्या होता है कि जब आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न से अधिक होता है तो उसको हम एबनॉर्मल रिटर्न बोलते हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न वो होता है जो मार्केट बीटा बेस्ड फाइंड आउट किया जाता है, एक्चुअल में CAPM पर जो बेस्ड होता है। CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का आपने पढ़ा होगा कि रिस्क फ्री रिटर्न प्लस मार्केट बीटा, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। ये RM - RF को बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, और ये जो मार्केट रिस्क का प्रीमियम है ये बीटा के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होगा, और इसमें रिस्क फ्री रिटर्न ऐड कर देते हैं। इतना हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। तो जब आपका एक्चुअल रिटर्न या एवरेज रिटर्न इस रिटर्न से ऊंचा हो एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो हम कह देते हैं कि इसमें हमें एबनॉर्मल रिटर्न मिला है। और रिस्क एडजस्टेड का मतलब जिसमें हम साथ में रिस्क वैल्यू को भी कंसिडर करें। आइए दोनों क्लियर हो जाएंगी इस एग्जांपल से। तो ये बीटा है किसी सिक्योरिटी का 1.3, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15%, मार्केट रिटर्न RM है 15%, रिस्क फ्री रिटर्न है 6%। सबसे पहले आपसे पूछा कि बताओ मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना हो गया। मार्केट रिस्क प्रीमियम सिंपली है, मार्केट में रिटर्न है 15%, रिस्क फ्री रिटर्न है 6। मार्केट में जाओगे तो 15%, और बिना रिस्क के अगर पोस्ट ऑफिस में लेओगे तो 6% मिल जाएगा। तो 15 - 6 करोगे तो 9% आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाएगा।
ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम 15 माइनस 6 इक्वल टू 9%। दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो आपका CAPM मॉडल पर निकलेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। RF रिस्क फ्री रिटर्न 6, बीटा 1.3, 15 माइनस 6 9। अब देखो मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना रहा है 9, लेकिन मैंने मार्केट से कितना अधिक गुना जोखिम उठाया, 1.3 टाइम्स अधिक उठाया। बीटा का मतलब हम समझ चुके हैं, तो इसलिए मुझे जो प्रीमियम मिलेगा वो इस 9 का भी 1.3 टाइम्स अधिक मिलेगा, 11.7% मिलेगा मुझे। और इसमें 6% जो मेरा रिस्क फ्री प्रीमियम जो रिटर्न्स है वो ऐड कर दूंगा, तो 17.7% मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। अब अगला पूछा है कि रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि कितना रिस्क प्रीमियम मिल रहा है वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रिस्क प्रीमियम कितना मिल रहा है आपको, देखिए 17.7, ठीक है, इतना आपको मिल रहा है, जबकि रिस्क फ्री रिटर्न पर जाते तो 11.6% मिलता, तो यानी कि डिफरेंस हो गया 11.7। और ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने बताया 15 माइनस 6 जो मार्केट का रिस्क है, ठीक है, मार्केट रिस्क का प्रीमियम है, और उसमें हमने 1.3 टाइम्स अधिक रिस्क उठाया है, तो ये 11.7% हो गया। कैसे भी निकाल लीजिए। तो ये आपका रिस्क प्रीमियम हो जाएगा बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्चुअल में तो हमने कितना कमाया, एक्चुअल में 19% कमाया है, तो 19 माइनस 6, एक्चुअल में हमने 13% का प्रीमियम कमाया है। अब एबनॉर्मल रिटर्न कितना हो गया, फोर्थ पॉइंट में पूछा है कि एबनॉर्मल रिटर्न कितना होगा। अगर एक्चुअल रिटर्न 19% है तो 19% हमारा एक्चुअल रिटर्न और 17.7% था एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो दोनों का डिफरेंस 1.3% जो है वो एबनॉर्मल रिटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये एक अंडर वैल्यूड सिक्योरिटी है जिसका प्राइस कम है, ठीक है, जितना होना चाहिए उससे कम है, ये हमें अच्छा रिटर्न दे रही है। अच्छा, फिर अगला जो पॉइंट है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, ठीक है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब कि जितना रिटर्न मिला और जितना रिटर्न जोखिम उठा के मिला, 19% रिटर्न मिला जब मैं किसी जोखिम वाली सिक्योरिटी में गया, 6% रिटर्न मिल जाता अगर मैं बिना जोखिम लगा देता, बिना किसी जोखिम के 6% कमा सकता था, यानी कि जोखिम का पुरस्कार है 13%, ठीक है। अब इसको पर यूनिट ऑफ रिस्क में अगर मैं निकालूं तो उसे हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं। अब रिस्क के दो मेजर हैं, आपने पढ़े हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क को मापता है और बीटा सिस्टमेटिक रिस्क को मापता है। अमूमन इन्हीं पर भी निकाला जाता है। मैं आपको एक बार पहले भी मैंने बताया था कि ये सारा पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन की टेक्निक्स है, वहाँ पर यूज होता है। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन पर एक सेपरेट मैं अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ, आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ आपके ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल आप ये समझ लो कि ये जो 13% का जो जोखिम मैंने उठाया, 13% का रिटर्न मिला, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि कुल जोखिम कितना था, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखो इस सिक्योरिटी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये देखिए 15%, नहीं सॉरी ये तो रिटर्न है, ये रहा 15% है, ठीक है। तो इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न मिला वो मुझे पता चल जाएगा। तो 13 को 15 से डिवाइड किया तो 0.867। और अगले वाले अगर मैं बीटा बेस पर निकालूँ, दोनों निकलते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे, इसको शार्प मॉडल बोलते हैं, शार्प रेशो, और इसको आप पढ़ेंगे ट्रेनर रेशो के रूप में, ट्रेनर रेशो के रूप में। वहाँ मैंने डिटेल में इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वहाँ आप समझेंगे कभी, अभी तो जस्ट इतना समझ लें वो भी काफ़ी है। तो यहाँ वही 13% रिटर्न, और अगर बीटा बेस पर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क के बेस पर निकालते तो 1.3 से डिवाइड करो तो 10% रिटर्न मिल रहा है आपको पर यूनिट ऑफ रिस्क। यहाँ 0.867% रिटर्न मिल रहा है पर यूनिट ऑफ रिस्क। अगर टोटल रिस्क को कंसिडर करें तो ये, और सिर्फ बीटा को कंसिडर करें तो ये। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि मान लो कोई और सिक्योरिटी होती, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो 25% रिटर्न दे रही होती वो, ठीक है, और उसका रिटर्न का पुरस्कार कितना हो जाता है 25 माइनस 6, ठीक है, 19% का रिटर्न मिल रहा होता, आप कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता चलता कि भाई उसमें जो उसका जो बीटा वैल्यू है, ठीक है, उसकी बीटा वैल्यू 3 है, तो अब आप देखो पर
यूनिट ऑफ बीटा कितना एक्स्ट्रा रिटर्न है, तो 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6.33, तो उसका पर यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न आ रहा होता 6.33, और यहाँ आ रहा है 10%। तो अब कौन सा बेटर है, ये बेटर है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब पर यूनिट ऑफ रिस्क जो हम उठा रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। कंपेरेबल बनाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेस पर मान लो यहीं पर होता कि उस वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन उस सिक्योरिटी का 20 होता, ठीक है, या हाँ चलो मैं 20 कर देता हूँ। तो 19 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 0.95 कितना आता जो भी है। तो इस तरह से हम इनको कंपेरेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आई थिंक क्लियर हो गया। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ कि जो रिटर्न कमाया, ठीक है, उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न लेस कर दो जो बिना जोखिम के मिल सकता था, और उसको जितनी रिस्क की यूनिट है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिस्टमेटिक रिस्क लेना है तो बीटा, उससे आप डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट ऑफ रिस्क जो रिटर्न अर्न कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। और अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो तो जो म्यूचुअल फंड, जो सिक्योरिटी, जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू पर यूनिट ऑफ रिस्क ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल कहलाएगा, ज़्यादा सूटेबल कहलाएगा, ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मान लीजिए आप पोस्ट ऑफिस में से रिटर्न ले रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं, मान लो 6% रिटर्न मिल रहा है, और महंगाई भी 6% की दर से ही बढ़ रही है एनुअली। तो एक्चुअल में देखा जाए तो कहने को तो आप यूँ कह सकते हो कि 10,000 रुपये के आपको 10,600 रुपये मिल गए, 600 रुपये कमा लिए, लेकिन एक्चुअल में रिटर्न आपने कुछ नहीं कमाया, क्योंकि 6% की दर से ही महंगाई बढ़ गई। तो जो वस्तुएं 10,000 की खरीदी जा रही थी वो अब आगे कितने की मिलेगी, वो भी 10,600 की मिलेगी, ठीक है। आपको रुपया भी कितना वापस मिला, 10,600 ही मिला। तो इसका मतलब आपकी जो ग्रोथ वैल्यू है वो कुछ भी नहीं हुई, आपकी परचेजिंग पावर में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई, आपको एक्चुअल में कोई भी रिटर्न्स नहीं मिला। तो इस इन्फ्लेशन के असर को देखने के लिए हम लोग निकालते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट्स। तो इन्फ्लेशन इरोड्स द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपके रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको एक कम कर देती है, ठीक है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट रिटर्न्स जो है उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न। और कैसे निकालते हैं, सिंपली 1 प्लस जो नॉर्मल रिटर्न है, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, और -1 यहाँ पर भी करना मत भूलना, ठीक है। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो मुझे 15% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, और लेकिन उस पीरियड के दौरान जो आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 10% रही है। तो अब इन्फ्लेशन को हटाकर, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद रियल रिटर्न्स कितना है वो अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 प्लस नॉमिनल रेट 1 प्लस 0.15, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट 1 प्लस 0.1 हो गया, -1, तो ये वैल्यू आ रही है 0.0454, यानी कि 4.54%, ठीक है। इसीलिए कई बार जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटीज़ है उनका रिटर्न नेगेटिव चला जाता है। मान लो कोई टैक्स फ्री सिक्योरिटी मुझे 6% का रिटर्न दे रही है तो 1.06, ठीक है, और मान लो इन्फ्लेशन इस दौरान बढ़ रहा हो 10% से तो 1 प्लस 0.10, ठीक है। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है, तो आप देखना ये वैल्यू आएगी, मतलब जो भी वैल्यू आएगी ये जो है आपकी नेगेटिव में आएगी, माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि एक्चुअल में रिटर्न मिल नहीं रहा, रिटर्न जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये ठीक वैसे ही है जैसे आपके 10,000 रुपये के मिलें तो 10,600 रुपये, और जो वस्तुएं आज आप 10,000 की खरीद सकते थे वो एक साल बाद मिलनी शुरू हो जाए 11,000 रुपये में। तो देखा जाए तो 400 रुपये आपकी पॉकेट से ही जा रहे हैं, आपको मिल नहीं रहे, बल्कि देखने में लग रहा है 600 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है कि 400 रुपये आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है रियल रेट ऑफ रिटर्न, इसलिए फाइंड आउट किया जाता है। और लास्ट कंसेप्ट जो इसमें मैं करवा रहा हूँ टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स, इस पर अलग से फुल फ्लैज हमने वीडियो भी किया था जो सेकंड था। तो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं, इसका मतलब जो रिटर्न्स पर टैक्स रेट का क्या इम्पैक्ट आता है, और
इसको हम जनरली इसलिए कंसिडर करते हैं, कई बार क्या होता है हमारे पास दो तरह के इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होते हैं। मान लो मैं अब कहूँ एक तरफ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक तरफ बैंक की एफडी है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर जो रिटर्न मिलेगा टैक्स फ्री रिटर्न रहेगा, एफडी पर जो रिटर्न मिलेगा वो टैक्सेबल रिटर्न रहेगा। अब अगर मान लो एफडी पर रिटर्न मिल रहा हो 10%, गवर्नमेंट पर सिक्योरिटी पर रिटर्न मिल रहा हो मान लो 8%, तो देखने में लगता है कि ये कम मिल रहा है और ये ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन दोनों को कंपेरेबल बना लेना चाहिए। तो कंपेरेबल बनाने के लिए हम क्या करें, या तो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम कहें कि इस पर अगर मान लो टैक्स लग रहा होता तो टैक्स से पहले वाला रिटर्न कितना होता, या हम इस एफडी पर सोचें कि इसमें क्योंकि मुझे टैक्स भी देना है तो टैक्स देने के बाद रिटर्न कितना होगा, तभी इन दोनों को हम कंपेरेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी पर्पज़ से ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स निकाले जाते हैं, जैसा कि यह लिखा भी हुआ है मैंने कि जनरली यूजफुल व्हेन वी कंपेयर रिटर्न ऑफ टैक्स एग्जेम्प्टेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू विद टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जिसके रिटर्न्स टैक्सेबल है उसके रिटर्न्स का कंपैरिजन हम जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उससे करें तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो जिस पर टैक्स लगना हो टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू उसका आप जो है पोस्ट टैक्स रिटर्न निकाल लें। ये प्री गलत लिखा गया भाई, ये पोस्ट, हाँ ठीक है, पोस्ट टैक्स रिटर्न तो हम निकाल रहे हैं, तो प्री टैक्स रिटर्न यानी कि टैक्स लगने से पहले का रिटर्न और इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे मान लो 8% एफडी पर रिटर्न मिल रहा है और 30% टैक्स रेट आप पर अप्लीकेबल है, तो 1 माइनस 0.3, 30% टैक्स घटने के बाद आपके पास कितना रिटर्न पहुंचेगा 5.6%। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आपको 6% दे रही है टैक्स फ्री में, तो अब देखो आप दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई ये टैक्स फ्री रिटर्न 6% है और इसका विदाउट टैक्स रिटर्न 5.6% बैठेगा, दिस वन इज़ बेटर। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि जो टैक्स फ्री सिक्योरिटी है उसके रिटर्न को टैक्स इक्वलेंट रिटर्न में कन्वर्ट कर लो, यानी कि टैक्स अगर उस पर लग रहा होता तो टैक्सेबल सिक्योरिटी के कितने रिटर्न के बराबर बैठती, ठीक है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के केस में। तो टैक्स फ्री रिटर्न डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। यही लिया है मैंने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक की एफडी 8%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स फ्री वाली 6% और टैक्स रेट जो आप पर अप्लीकेबल है 30%। अब कौन सी बेटर है ये फैसला करने के लिए दोनों में से एक काम कर लो, आइदर दिस या दिस, दोनों करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक काम कर लीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का टैक्स फ्री रिटर्न 6% है, तो इसको भी पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट कर लो। 8 में से 30% लेस करता तो कितना मिलता 5.6%, यानी कि दिस वन इज़ बेटर। या दूसरा काम ये कर सकते हो कि बैंक की एफडी का 8% है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक की एफडी के कितने रिटर्न के बराबर है, तो 6% डिवाइड बाय 1 माइनस टी करोगे तो 8.57%, यानी कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रिटर्न है 6%, ये बैंक की एफडी के 8.57% रिटर्न के बराबर है, क्योंकि 8.57% रिटर्न में से जब 30% लेस हो जाएगा, ठीक है, तब ये जो है 6% आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये सारे रिटर्न्स की कैलकुलेशंस में आ गई होगी, ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।